हेलो गाइस, तो जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो 50 यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए हैं वो आपके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस आने की संभावना है आपकी एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इसके बाद में हम 3 मॉडल पेपर और सोल्व करेंगे। ठीक है, 3 मॉडल पेपर आपके सोल्व करवाए जाएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन को दबा लेना, क्योंकि जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं दबा रखा है तो वो अभी से ऑन कर ले, क्योंकि आपकी कब क्लास होगी इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। बस आपको 3 मॉडल पेपर में सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उनको ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि याद रखिएगा वो मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट है उनसे भी स्पेशली बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर ज़रूर दबा दे, जिससे जब भी हमारी क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि उदयपुर, कासरगोड, रहमान खेड़ा या फिर राजमुंदरी। अब याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप स्पेशली याद रखिएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मृदा का सक्रिय घटक कौन सा है। ये मृतिका होता है, बजरीला होता है, रेत होता है या फिर खाद होता है। ठीक है, यहाँ पर साद होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मृदा का सक्रिय घटक कौन सा होता है, सक्रिय कंपोनेंट कौन सा होता है, तो होता है मृतिका होता है, जिसे क्ले के नाम से भी जाना सा है। याद रखिए, क्ले या मृतिका दोनों एक को ही बोला सा है। और सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, मृतिका या क्ले मृदा की ही होती है। और सबसे छोटे कण किसके होते हैं, सोइल पार्टिकल्स, वो भी याद रखिएगा क्ले या मृतिका सोइल के ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि, जिसके बारे में हमने आपको कल ही बताया था कि ट्रेंच विधि, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये जो प्रतिपादित की गई थी ये की गई थी CN आचार्य के द्वारा। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि आपका भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाएगा और हमारा भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा नाली विधि किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी CN आचार्य के द्वारा। आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ओके, तो साथ साथ आप कमेंट करते रहिए, लाइव चैट करते रहिए, जिससे कि आपके भी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाजरे का पौधा होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस पहले देख लीजिए कि एक लिंगाश्री, उभयलिंगी, द्विलिंगाश्री या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं बाजरे का पौधा तो होता है उभयलिंगी होती है। किस प्रकार का होता है, उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। अब इसको आपको स्पेशली याद रखना होगा कि भारतीय बीज निगम अलग होता है और भारतीय बीज अधिनियम अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था ये किया गया था 1966 में। कब पारित किया गया था भारतीय बीज अधिनियम, ये पारित किया गया था 1966 में। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है NSC, ठीक है, अगर आपसे पूछता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। याद रखिएगा कि भारतीय बीज अधिनियम पारित कब किया गया था, 1966 में। और NSC कब दिया गया था, तो ये NSC मतलब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1963 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन बाह्य विद्य अनुसंधान परियोजना कौन सी है। ठीक है, यानी जो नया प्रोजेक्ट चलाया गया है इसके द्वारा वो कौन सा है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं IARI के अंतर्गत जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो कौन सा होता है, वो होता है NATP होता है। कौन सा होता है, याद रखिएगा IARI। सबसे पहले याद रखिएगा IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और इसके द्वारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो कौन सा है, यार हाँ NATP होता है। कौन सा होता है, NATP होता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो NATP है जो कि नया प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम खोजा गया था। मतलब जो जिब्रेलिक अम्ल जो यूज़ करते हैं जिसका सिंबल क्या होता है, Ga3 होता है।
तो इसे किससे प्राप्त किया गया था, या फिर इसकी जो खोज की गई थी ये किससे की गई थी, जंतुओं से, संश्लेषण में, खनिजों से या फिर कवक से। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं जिब्रेलिक अम्ल, तो इसकी जो खोज की गई थी ये की गई थी एक प्रकार के कवक से। किससे की गई थी इसकी खोज, ये की गई थी एक प्रकार के कवक से। और वो कौन सा कवक होता है, वो होता है जिब्रेला फिजीकोराई। कौन सा कवक होता है, वो होता है जिब्रेला फिजीकोराई नामक कवक से इसको प्राप्त किया गया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं का पुष्पक्रम होता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं गेहूं का पुष्पक्रम, तो गेहूं का जो इन्फ्लोरेंस होता है उसे बोला जाता है स्पेडिक्स। याद रखिएगा कि गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा गया है कि गेहूं एक पौधा होता है, टिटिकम एस्टिवम, जिसका बोटनिकल नेम होता है। तो ये किस प्रकार का पौधा होता है, डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है गेहूं, तो गेहूं क्या होता है, एक हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है। किस प्रकार का होता है, सठ यानी हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है। याद रखिएगा कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है किस प्रकार का होता है गेहूं पौधा, ये होता है हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने होते हैं, ये होते हैं 42 होते हैं। कितने होते हैं, 42 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक इसमें प्रोटीन पाई जाती है, वो कौन सी होती है, ग्लूटीन होती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा गेहूं में यार हाँ ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और इसी के कारण जो इसकी हम चपाती बनाते हैं, जो रोटियां बनाते हैं, वो अच्छी तरीके से सक जाती है, अच्छी तरीके से फूल जाती है। क्यों फूलती है, क्योंकि इसमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उससे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनको या तो आप नोट कर ले या फिर उनको याद कर लेना, क्योंकि याद रखना वो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं एक्स्ट्रा में, जो कि आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बाजरा में परागण होता है, मतलब जो पॉलिनेशन होता है वो किस प्रकार का होता है बाजरे में, तो ये होता है पर परागण होता है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बाजरा, तो इसमें जो पॉलिनेशन का टाइप होता है, जो परागण का टाइप होता है, प्रकार होता है, वो किस प्रकार का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। किस प्रकार का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं कोहेसिव सिद्धांत, तो ये दिया गया था डिक्सन-जोली के द्वारा। याद रखिएगा एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि कोहेसिव बल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था डिक्सन-जोली के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसारोहण में ऊपर की ओर जल गति किसके द्वारा करता है, कैम्बियम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फिर अंतस त्वचा के द्वारा। तो आप सभी को पता है अगर हम बात करते हैं जल गति, तो जल गति किससे होती है, ये होती है याद रखिएगा जाइलम से। और अगर हम बात करते हैं मान लीजिए भोजन पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है प्लांट में, ये किसके द्वारा होता है, किस टिश्यू के द्वारा होता है, ये होता है याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा था जल गति, तो जल गति तो किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा होती है। अगर आपसे पूछा जाता है पौधे में जो भोजन का ट्रांसफर होता है, जो खनिज पोषक तत्व का जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो किस उत्तक की सहायता से होता है, वो होता है फ्लोएम उत्तक की सहायता से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड कौन सा होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और कई बार आपसे पूछा गया है कि अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, याद रखिएगा ये होता है मॉर्फिन होता है। कौन सा होता है अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड, ये होता है मॉर्फिन। और अगर आपसे पूछा था निकोटीन, तो निकोटीन किस में पाया है, तंबाकू में पाया है। याद रखिएगा तंबाकू में कौन सा होता है एल्कलॉइड, ये होता है निकोटीन। अफीम में कौन सा होता है, मॉर्फिन होता है। और अगर हम बात करें निम्बिडीन, तो निम्बिडीन तो नाम से ही इस होता है, ये होता है नीम में होता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है तंबाकू का एल्कलॉइड, तो तंबाकू का कौन सा होता है, निकोटीन होता है। अगर आपसे पूछता है मॉर्फिन, तो मॉर्फिन किसका होता है, अफीम का प्रमुख एल्कलॉइड होता है। अगर आपसे पूछता है निम्बिडीन, तो निम्बिडीन किसका होता है, ये होता है नीम का प्रमुख एल्कलॉइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अफीम किस प्रकार का प्लांट होता है, किस प्रकार का पौधा होता है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शन से देख सकते हो कि अलंकृत पौधा, सुगंधित पौधा, औषधीय पौधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो अफीम होता है जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, पेपरवर सोमनीफेरम।
तो इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो इससे प्राप्त जो एल्गलॉइड होते हैं तो इनका कुछ मेडिसिनल यूज़ भी ऐसा है। मतलब ये किस प्रकार का पौधा होता है, ये होता है औषधीय प्लांट होता है। किस प्रकार का होता है अफीम, ये होता है औषधीय पौधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ पुणे महाराष्ट्र में। याद रखिएगा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है पौधे के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले आप सभी ऑप्शंस को देख लीजिए कि लोहा, मैंगनीज और सोडियम। तो लोहा और मैंगनीज याद रखिएगा पौधे को आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम की पौधे को आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर कौन सा है, सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोषक मैग्नीशियम पायसा है। तो यहाँ पर याद रखिए कुछ आपको अयस्क दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ अयस्क दे रखे हैं जो भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस में पायसा है, जिप्सम में, रॉक फास्फेट में, डोलोमाइट में या फिर डीएपी में। तो अब यहाँ पर याद रखिए ये क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस में पायसा है, तो डोलोमाइट में पायसा है। किस में पायसा है, डोलोमाइट में पायसा है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, ठीक है। याद रखिएगा मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, तो प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, वो होता है डोलोमाइट होता है। कौन सा होता है प्रमुख अयस्क मैग्नीशियम का, वो होता है डोलोमाइट होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मक्के का मुख्य कीट निम्न में से अलग करे। मतलब मुख्य कीट आपको पहचाना है, किसका पहचाना है, मक्के का आपको पहचाना है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित मुख्य दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इसमें पूछा गया है मक्का का मुख्य कीट कौन सा होता है। तो मक्का का अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा होता है मेजर इंसेक्ट, मुख्य कीट, तो वो होता है याद रखिएगा तना छेदक होता है। कौन सा होता है, तना छेदक। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है चना का, ठीक है, याद रखिएगा चना का अगर आपसे पूछा जाता है कि चना का मुख्य कीट कौन सा होता है, तब आपको क्या बताना है, यहाँ का पोड बोरर होता है। कौन सा होता है, पोड बोरर होता है, फली छेदक होता है। याद रखिएगा दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं कि चना का मुख्य कीट कौन सा होता है, पोड बोरर होता है, फली छेदक होता है। और अगर आपसे पूछता है मक्का का मुख्य कीट, तो ये होता है स्टेम बोरर होता है, तना छेदक होता है। ये क्या होता है, स्टेम बोरर। और चना का क्या होता है, पोड बोरर, मतलब फली भेदक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जो रिसेंटली आपकी एग्जाम्स हो रही है उनमें ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है कि सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई क्या होती है। जो सीड डेप्थ रखी जाती है, बीज की गहराई वो कितनी रखी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं सीड डेप्थ, तो ये रखी जाती है यहाँ 3 से 5 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है, याद रखिएगा सोयाबीन के बीजों की बोने की गहराई मतलब सीड डेप्थ, तो ये रखी जाती है 3 से 5 सेंटीमीटर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं फूल गोभी, एक होती है पत्ता गोभी, एक होती है फूल गोभी। तो पत्ता गोभी का तो क्या होता है, पत्ता गोभी का होता है याद रखिएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी केपी टाटा। याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी का तो क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी केपी टाटा होता है। और अगर आपसे पूछता है फूल गोभी, तो फूल गोभी का क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पत्ता गोभी का केपी टाटा होता है और फूल गोभी का क्या होता है, बोट्राइटिस होता है। क्या होता है, बोट्राइटिस। फूल गोभी का, पत्ता गोभी का क्या होता है, केपी टाटा होता है। ओके, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपने देखा होगा हमने जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे उनमें भी ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जेल मीटर परीक्षण किसके लिए किया सा है। तो याद रखिएगा जो जेल मीटर जो परीक्षण किया सा, ये किया सा है पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। किसके लिए किया सा, याद रखिएगा जेल मीटर परीक्षण, तो ये किया सा है पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में बेर की काट छांट के लिए उपयुक्त माह कौन सा होता है। तो हमने आपको बताया था कि बेर की जो काट छांट की जाती है, जो प्रूनिंग की जाती है, ये सबसे बेस्ट मंथ कौन सा होता है प्रूनिंग का, ये होता है याद रखिएगा अप्रैल से मई के मध्य। अगर हम बात करते हैं बेर, तो बेर की काट छांट का उपयुक्त समय कौन सा होता है, अप्रैल से मई के मध्य। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए कि मार्च, मई, अगस्त या फिर सितंबर। तो कौन सा है राइट आंसर, अप्रैल से मई के मध्य मतलब मई। राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ज़ेट्रोपा, जिसे सफ़ेद अरंड के नाम से जाना है और जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ज़ेट्रोपा कर्कस होता है। अब याद रखिए ज़ेट्रोपा को किस नाम से जाना है, सफ़ेद अरंड के नाम से जाना है। सेकंड क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ज़ेट्रोपा कर्कस होता है। थर्ड क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि ज़ेट्रोपा की फैमिली कौन सी होती है, यूरफोबिएसी होती है। यहाँ पर याद रखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने आपको इसके बारे में बताया भी था सुबह कि ज़ेट्रोपा को सेकंड किस नाम से जाना है, सफ़ेद अरंड के नाम से जाना है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ज़ेट्रोपा कर्कस होता है। इसकी फैमिली कौन सी होती है, यूरफोबिएसी होती है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो प्रयोग किया सा है वो किस रूप में किया सा है, डीजल के रूप में इसका प्रयोग किया सा है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ज़ेट्रोपा जिसे सफ़ेद अरंड के नाम से जाना है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ज़ेट्रोपा कर्कस होता है। इसकी फैमिली कौन सी होती है, यूरफोबिएसी होती है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया सा है, डीजल के रूप में इसका प्रयोग किया सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पपीते से पपे निम्न भाग से निकाला जाता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं पपीता, तो पपीता का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कैरी का पपाया होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसकी फैमिली, तो ये होती है कैरीकेसी। इसकी फैमिली कौन सी होती है, कैरीकेसी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पपेन, तो पपेन किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पपेन जो प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है कच्चे फल से। पपीते का जो कच्चा फल होता है उससे क्या प्राप्त किया जाता है, पपेन प्राप्त किया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये जो पपेन प्राप्त किया जाता है, तो ये इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखिएगा जो पेट से संबंधित बीमारी, पेट या उदर से संबंधित जो बीमारी होती है, तो पेट या उदर से संबंधित बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पपेन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा पपेन जो कि पपीते से प्राप्त किया जाता है और ये कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि पपेन किस फल से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है पपीते से प्राप्त किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि किस प्लांट पार्ट से प्राप्त किया जाता है, पपीते के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है पेट या उदर से संबंधित जो रोग होते हैं इनके निदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि आम का काला सिरा मतलब ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसके द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपने लगभग पढ़ रखा होगा सभी ने, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं आम का काला सिरा रोग, तो किसके कारण होता है, ये होता है ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस। और वो कौन सी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। याद रखिएगा ईंट की भट्टों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने सभी ने सुन रखा है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किस पोषक तत्व के कारण होता है ये ब्लैक टिप रोग। तो याद रखिएगा अगर आपको ये ऑप्शन में मिलता है तो ये तो आपका राइट आंसर है, लेकिन अगर आपसे पूछता है किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो याद रखिएगा बोरोन तत्व की कमी से भी होता है। ठीक है, इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो क्या होती है, ईंट के भट्टों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लेकिन इसके साथ साथ ये किस तत्व से होता है, बोरोन तत्व की कमी से भी होता है। ओके, इसका भी आपको विशेष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फूल प्रारंभ फलों के पेड़ों में अनुकूलन होता है। याद रखिएगा कि पेड़ों में फलों का अनुकूलन होता है, मतलब अनुकूल का मतलब होता है यानी उनमें अच्छी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा फूलों की नियमितता बनी रहे, अनुकूलन बना रहे, तो इसके लिए याद रखिएगा उचित CN अनुपात होना चाहिए। याद रखिएगा कि मान लीजिए फल अच्छे लगेंगे, ठीक है, यानी फूल सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद में क्या लगेंगे, फल लगेंगे, तो इन दोनों की नियमितता बनी रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, CN रेशियो का जो अच्छा है ये अनुपात सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चट्टान उद्यान एक आवश्यक लक्षण है। मान लीजिए यानी चट्टान उद्यान, ठीक है, आपको विशेष कैरेक्टर आपने देखे होंगे जब आपने गार्डन्स के टाइप पढ़े होंगे, तो आपने मुख्य उनके कैरेक्टर पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से एक यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो चट्टान उद्यान जो विशेषता ये किस प्रकार के उद्यान की है, जापानीज़ की, इंग्लिश की, मुगल की या फिर गृह उद्यान की। तो अगर हम बात करते हैं चट्टान उद्यान, तो किस प्रकार के उद्यानों का एक आवश्यक लक्षण होता है, ये होता है याद रखिएगा जापानी जो उद्यान होता है इसका एक मुख्य कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, उद्यान्स या रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR का प्रथम महानिदेशक कौन था। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं ICAR का प्रथम महानिदेशक मतलब DG, याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है।
यहाँ तक कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सा होता है, याद रखिएगा ICAR का प्रथम DG तो वो थे डॉक्टर BP पाल। कौन थे, याद रखिएगा डॉक्टर BP पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको सुबह ही क्लियर करवाया गया था कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, IVRI, ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्में कौन सी है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि राजामुन, चमन, दिलकुश या फिर इलाहाबाद सफेदा। तो कौन सी है, आप सभी को पता चल गया होगा ऑप्शन देखते ही। तो याद रखिए अत्यधिक प्रसिद्ध मतलब मोस्ट पॉपुलर किस्म कौन सी होती है अमरूद की, तो होती है इलाहाबाद सफेदा होती है। याद रखिएगा अमरूद की एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है और वो कौन सी होती है, इलाहाबाद सफेदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम के सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था कि सघन रोपण मतलब सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है, पौध घनत्व, ये किस प्रजाति का होता है, किस वेराइटी का होता है, ये होता है आम्रपाली का होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न भी आपको बताया गया था, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस रखी जाती है ये रखी जाती है 2.5 × 2.5 मीटर की रखी जाती है। क्यों होती है इसमें, यार हाँ सबसे ज़्यादा पौध घनत्व है, क्योंकि इसमें 2.5 × 2.5 की डिस्टेंस रखी जाती है इसमें, इसलिए सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं बतौर सभी वेराइटीज़ के। क्योंकि सभी जो वेराइटीज़ होती है अन्य उनमें याद रखिएगा 10 × 10 की डिस्टेंस रखी जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो पौधे होते हैं वो किसके होते हैं, आम्रपाली के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें 2.5 × 2.5 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो ये स्थित होती है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मधु स्राव करने वाला कीट कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया मधु स्राव करने वाला कीट। तो मधु स्राव क्या होता है, एक प्रकार के लाड़ जैसा, ठीक है, चिपकने वाला पदार्थ होता है। तो ये किसके द्वारा छोड़ा जाता है, ये छोड़ा जाता है याद रखिएगा सरसों का चेपा के द्वारा। याद रखिएगा मधु स्राव करने वाला कीट कौन सा होता है, वो होता है सरसों का चेपा होता है। और ये मधु स्राव क्या होता है, एक प्रकार का चिपकने जैसा पदार्थ होता है जो कि किसके द्वारा छोड़ा जाता है, सरसों का चेपा। जैसे नाम से स्टार है, चेपा मतलब चिपकने वाला पदार्थ। तो ये किसके द्वारा छोड़ा जाता है, ये छोड़ा जाता है सरसों का चेपा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीम आधारित जीवनाशी कौन सा है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं नीम आधारित तो कौन सा होता है, मार्गोसाइड होता है, जो कि यहाँ नीम से ही प्राप्त किया जाता है। मतलब नीम के जो एल्कलॉइड होता है उनका बाई प्रोडक्ट कौन सा होता है, मार्गोसाइड होता है। कौन सा होता है, बाई प्रोडक्ट ये होता है मार्गोसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छाछा रोग के नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाले कवकनाशी कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छाछा रोग, ठीक है, तो छाछा रोग का जो नियंत्रण कैसा है, ये कैसा है, केराथिन के द्वारा कैसा है। याद रखिएगा छाछा रोग, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा कैसा है, इसका नियंत्रण कैसा है, केराथिन के द्वारा। और ये भी याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नींबू कैंकर रोग किससे होता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर रोग तो सिट्रस कैंकर, ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सिट्रस कैंकर रोग है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। और ज़ैंथोमोनास सिट्राई क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एगमार्क का संबंध है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं एगमार्क तो एगमार्क का संबंध किससे होता है, इसका होता है यहाँ क्वालिटी से। याद रखिएगा इसका जो संबंध होता है ये किससे होता है, क्वालिटी से होता है। याद रखिए गुणवत्ता से होता है। और जो कि कहाँ पर स्थित है, यहाँ एगमार्क जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपसे BHU में ही पूछा गया था। याद रखिएगा एगमार्क का संबंध किससे होता है, ये होता है गुणवत्ता से संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसका यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि फसल कटाई से पहले, फसल कटाई के बाद, फसल बुआई से पहले या फिर किसी भी समय। तो याद रखिएगा जो MSP दी जाती है मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये कब दी जाती है, इसकी घोषणा कब की जाती है, ये की जाती है याद रखिएगा फसल बुआई से पहले। याद रखिएगा ये जो MSP दी जाती है ये कब दी जाती है, फसल बुआई से पहले इसका निर्धारण कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा मान लीजिए जैसे कि अकाल की कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या मिलती है किसानों को, MSP दी जाती है। क्या दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं पंचायती राज जो प्रणाली दी गई थी ये दी गई थी बलवंत राय मेहता ने। याद रखना इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी बलवंत राय
मेहता के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फसल जो हरी खाद के लिए भी बोई जाती है, तो याद रखिएगा वो होती है मूंग, जिसका प्रयोग यहाँ ग्रीन मैन्योर के रूप में भी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये स्थिति याद रखिए भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है बायो फर्टिलाइजर मतलब बायो फर्टिलाइजर के तौर पर किसका प्रयोग कैसा है कि राइजोबियम संवर्धक का, नील हरित सेवाल संवर्धक का, एजिटोबैक्टर संवर्धक का, फिर एजोला संवर्धक का। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं एजोला संवर्धक, तो एजोला संवर्धक का प्रयोग किसके लिए कैसा है, धान फसल के लिए कैसा है, चावल फसल के लिए कैसा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेहूं फसल के लिए, तो गेहूं फसल के लिए कौन का यानी किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, एजिटोबैक्टर का प्रयोग कैसा है। याद रखिएगा एजिटोबैक्टर का प्रयोग किसके लिए कैसा है, गेहूं, जौ, हुई और जई, गेहूं, जौ और जई, इन तीनों फसलों के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, एजिटोबैक्टर का प्रयोग कैसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य निम्न कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं जो राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, तो ये कितने होते हैं, तो राजस्थान में होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये होते हैं 10 होते हैं। और अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, तो ये होते हैं 15 होते हैं, 15 होते हैं। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। और अगर आपसे पूछा था भारत में, तो भारत में कितने होते हैं, 15 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है आवश्यक पोषक तत्व तो कितने होते हैं, 17 होते हैं। और जो 17 ऐड किया गया था पौधे के लिए आवश्यक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं। और जो 17 पोषक तत्व था वो कौन सा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था, निकिल जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, निकिल जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मक्का का उद्भव स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा मक्का का ओरिजिन प्लेस होता है, जो नेटिव प्लेस होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है मैक्सिको होता है, अमेरिका होता है। मैक्सिको कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं में पाई जाने वाले प्रोटीन कौन सा होता है। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसी के कारण जो चपाती है वो अच्छी तरीके से फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्वार की बीज दर क्या होती है। तो याद रखिएगा ग्वार की बीज दर, अब यहाँ पर याद है इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर आपको खुद नहीं बताऊंगा, बल्कि आप खुद को इसका डिसाइड करना होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आपके लिए हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से सभी स्टूडेंट डायरेक्ट कमेंट करेंगे। ठीक है, लाइव चैट में कमेंट नहीं करेंगे तो जल्दी से जाइए डायरेक्ट कमेंट करिए कि ग्वार की सीड रेट कितनी होती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब जैव नियंत्रक परियोजना निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में ही बताना होगा। ठीक है, आज के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जड़िया, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। याद रखें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़िया और ज्वाला। याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ होती है, जड़िया और ज्वाला। और एक किसकी होती है, ये होती है मोठ की होती है। जड़िया और ज्वाला किसकी होती है, ये होती है मोठ की वेराइटी होती है। याद रखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़िया और ज्वाला किसकी किस्म होती है, ये होती है मोठ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अरंडी के बीज में औसत तेल की मात्रा कितनी होती है। अरंडी के बीज में औसत तेल की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि 20%, 47%, 26% या फिर 30%। तो याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो अरंडी का जो तेल होता है ये कितना प्रतिशत होता है, ये होता है 47%। क्योंकि आप सभी को पता है 45% की समथिंग होता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या रहेगा, 47% होता है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ज़रा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने एग्रीकल्चर फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी जो फ्रेंड्स हैं जो कि जेट की एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे मिल जाए और कुछ क्वेश्चंस की उनके लिए भी हेल्प हो जाए। तो जल्दी से एक साथ सभी शेयर करेंगे तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट के लिए। से बाय, टेक केयर।